गैट पंजाबी दे दानिश्वर दर्शकों तो सुचेत श्रोता जनों, मैं गुरचरणजीत सिंह लांबा अज एक खास प्रोग्राम लैके तुहाडे सेवा विच हाजिर हाँ। भारत के एक बहुत ही मंजूर लीडर, एक आगू जिहड़े शायद सिख सभ्यता नूं, सिख साइकी नूं, सिख मानसिकता नूं जिन्हां ने न केवल समझण की कोशिश की बल्कि उसनूं नेड़ियों होके वेख्या और खास करके उस समय दे विच जदों के किसी सिख दे बारे गल करनी या पंजाब दे हालात दे बारे गल करनी, जदों के आपस दे विच इतनी ज्यादा दरार सी, उस वेले अपने इन्ना वड्डा रिस्क लैके उन्होंने नेड़े होके कौम दे कौमी कॉज नूं, उस वेले दे मसलियां नूं समझण दी और फिर बड़ी बेबाकी दे नाल उस दे उत्ते गल करन दी कोशिश की। बहुत ही सत्कारयोग, जिन्हां दे बारे शायद इतने विद्वान और पार्लियामेंटेरियन और इकोनॉमिस्ट और हार्वर्ड दे विच पढ़ा चुके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साडे नाल इस वेले मौजूद हैं। मैनू बहुत खुशी है स्वामी जी दे नाल गल करके। स्वामी जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। स्वामी जी, आपकी जो शख्सियत है, जिहड़ी तुहाडी पर्सनैलिटी है, तुसी हमेशा पुठे राह ते क्यों तुरदे हो, उल्टे रास्ते ते क्यों तुरदे हो? उल्टे रास्ते नहीं, जब वहाँ जहाँ भीड़ एक रास्ते जा रही है, कभी भीड़ सोचे बिना चल जाती है जी। और हम जैसे लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अधिकार बनती है, एक दायित्व है कि हम लोगों को बताएं कि इस रास्ते में जाओगे तो संकट ही होगा और गड़बड़ होगा। जी जी। अब कभी सुनते हैं लोग, कभी नहीं सुनते हैं, फिर बाद में उनको ठीक लगता है। तो ऐसे कई विषय हैं। मैंने शुरू में बताया तो लोगों ने मेरे ऊपर गुस्सा हुए, क्या ये बोल रहा है। मैंने पहले कहा था कि सोवियत रशिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है देश को चौपट कर देगा। हमें बाजारी प्रणाली में जानी चाहिए और लोग जमहूरियत से या लोकतंत्र से वही ठीक से बैठता है। तो उस समय सोवियत रूस का बड़ा प्रभाव था इंदिरा गांधी पर और उन्होंने, उनके सारे अखबारों ने हमें खूब गाली दिया। बाद में हम मिनिस्टर बने और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई और उसके बाद जो पहले बोलते थे सोवियत रूस के हक में, जैसे मनमोहन सिंह, वो भी हमारे ऑफिसर बने थे, बाद में मिनिस्टर बने और सब लोगों ने मिलकर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाकर सारा देश बदल दी। इसी प्रकार से मैंने शुरू से कहा था कि हमारी अच्छे रिश्ते होनी चाहिए चाइनीज से। वो अभी डामाडोल तो चलते रहती है, परंतु लड़ाई होने से दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। अमेरिका से भी अच्छे संबंध होनी चाहिए, गुलाम नहीं बननी चाहिए, पिट्ठू नहीं बननी चाहिए। परंतु अमेरिका से ये जो सोवियत रूस के कहने पर हमने गाली गलौज शुरू की थी, वो सब बंद कर देना, ये सारी चीज़ों को लोगों ने पसंद नहीं किया। और इसीलिए आपके सिखों की समस्या भी जब आई और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू चर्चा लगी, उस समय भी मैं अकेला हो गया था। लेकिन आज सब यही सही वही आपकी इसका मतलब इनहेरेंट पर्सनालिटी में, जैसे फायर ब्रांड चंद्रशेखर जी जिन्हें बलिया का भिंडरा वाला कहते हैं, तो मतलब आपको हम कह ले कि उसी तरीके से आप चंद्रशेखर जी के साथ रहे। और खास करके 1984 में जो आपका रोल रहा, वो बहुत ही एक बड़ी अजीब सी है, महसूस भी नहीं किया जा सकता। उस समय तो खैर सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं उस पर आपसे थोड़ा सा तफसील से मैं कोशिश करांगा तुहाडे नाल गल करा। पर तुसी जिसले एमरजेंसी दे विच भी सफर कीता, तुसी एमपी बने जी, उथों दौड़ के तुसी अमेरिका आ गए, इथों जाके फिर वापस तुसी पार्लियामेंट सैशन अटेंड कीता, फिर गायब हो गए। सो ये जिहड़ा तुहाडा एक रोल है, जिहड़ा कि गुरीला
फाइटर ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ लगता है? जी, तालमेल इस बात से आती है कि आखिर में गुरु गोविंद सिंह भी देखिए इतना अत्याचार था, सिर्फ 5 लोगों को रखकर उन्होंने देश बदल दी। जी जी। तो हम तो समझते हैं कि चंद्रशेखर भी इसी प्रकार के थे। भिंडरांवालों की जो लोग ठीक से समझे वो भी ऐसे ही बदल जाते थे। वो ज्यादातर जो मेरी बात उनसे होती थी वो नैतिकता पर होती थी कि कितने सिख गिर गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको कैसे सुधारना है, उनको महिलाओं के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ड्रग को छोड़ देना चाहिए। उनके सारे प्रवचन में यही बात होती थी, लेकिन बाहर रिपोर्ट उल्टा होती थी। तो हम लोग का हमारी बारी थी। कितनी बार मिले? मैं कुल मिलाकर के 4-5 बार मिला। आपका पहली बार उनसे मिलने का इरादा क्या हुआ? और कुछ घर में या दोस्तों मित्रों ने आपको नहीं कहा कि वो किसके पास? डराने वाले तो बहुत थे। नहीं, पहली बार मैं मिला जब पार्लियामेंट में पीसी सेठी जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उठकर कहा कि खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स रूम नंबर 32 नानक निवास में है। जी। और उन्होंने फिर कहा कि प्रिंटिंग प्रेस है, ये है, वो है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना जाकर देखें रूम नंबर 32। जी। तो सब ने कहा कि मत जाओ, वो तो भिंडरांवाले के कब्जे में है, वो तो आपको जाने नहीं देगा। तो मैंने हमारी जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा भिंडरांवाले जी के पास और कहा कि वो पता करो कि मैं आ सकता हूँ और रूम नंबर 32 देख सकता हूँ। तो मैसेज आया कि आयो और मुझसे भी मिल लो। अच्छा। हाँ। तो वो उस समय छत में बैठते थे। गुरु रामदास तो फिर मैं गया, बगल की बिल्डिंग थी वो नानक निवास। जी। वहाँ मैं गया, 32 मैंने दरवाजा खटखटाया। उसकी वीडियो है, कई दूरदर्शन सब में दिखाया था उस समय। और एक लड़का ने दरवाजा खोला और अंदर देखा एक चारपाई और चाय बनाने के लिए एक ये आग की चुनाव है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, कहाँ गया प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ गया हथियार, कहाँ गया हेडक्वार्टर? ये छोटी सी रूम में हेडक्वार्टर गायब कर दिया था। गायब नहीं, वो हो भी नहीं सकता, वो फिट भी नहीं हो सकता। तो मैं फिर आया, संत जी से मिला। संत जी ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने सबको बताया हमारे इमरजेंसी का। उनका ये बहादुर है, ये शेर है, ये किसी डरता नहीं है इमरजेंसी में, इसने ये सब क्या बताया। फिर बैठ के बातचीत थी। मैंने कहा कि ये सारा रूम नंबर 32 का ये जो झूठ चल रही है, इसको आप खंडन क्यों नहीं करते? कहा कि मैं करते करते थक गया, कोई छापता ही नहीं है, इनका तो दिमाग पहले से बन गया है। तो ऐसे फिर मैंने कहा कि उनसे कि ये जो आप खालिस्तान की बात करते हैं, ये तो मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि पहले खालिस्तान क्या है ये तो समझो। तो मैंने कहा कि और बताइए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ अच्छे लोग स्वच्छ होते हैं, गंदे आदतें नहीं होती है, ये हमारी जो पुराने जो पूर्वज है उनके अनुसार रहते हैं। और यदि सारा हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता तो खालिस्तान में हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि तो थोड़ा विचार की पंजाबी में इतना तो समझ में आती थी। मैंने कहा कि आप पूरा हिंदुस्तान को ले लीजिए, आप सिर्फ खालिस्तान, सारा सिख तो हिंदुस्तान को आज़ाद किया। गुरु टेक बहादुर को अपना गला देने के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो दूसरा धर्म का सवाल था। और उन्होंने मैंने क्या नहीं अत्याचार सहन किया। तो वैसे ही आप भी सारा हिंदुस्तान के लिए करिए। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं
अच्छा आप तो बाल काट लिया आपकी तो और देखो चोटी नहीं है। आपसे बोला कि आपकी चोटी का उसने दीवार पर शिव भगवान का फोटो था, उसको उतार के देखो देखो उनका बाल देखो कैसा है, ऐसे क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि अब फैशन बदल गई है, ठीक है, हाँ, बट ऐसा नहीं बदलना चाहिए जो हमारे पूर्वज को भूल जाएं। तो ये शुरू में यही बात हुई, फिर उनका आते रहिए, जब भी आएंगे तुम्हारे लिए रास्ता साफ है जी। मैं तुम्हारी साहस को, तुम्हारी करेज को बहुत मानता हूँ, तो आप आइए जी। और फिर ऐसे ही 2-3 और बार आया मैं, फिर उनको वो जाकर अकाल तख्त में रहने लगे जी जी जी। तो धीरे धीरे माहौल बिगड़ते गया, क्योंकि हत्या होते थे और ये कहते थे कि हमारे लोगों ने नहीं किया जी जी। इंदिरा गांधी कुछ भी कर सकती थे। एक दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं एक डिप्लोमेटिक पार्टी में गया जी, तो रशियन एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आप तो वहाँ गोल्डन टेम्पल गए जी, और आपने ये पिंडरबागे से मिले जी, संत जी से, तो आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आप बताइए क्या कर रहे हैं? उनका पूरा रिश्ता CIA के साथ है। ये रशियन एम्बेसडर जी, सारा रिश्ता CIA के साथ है जी, और वो यानी देश को तोड़ने चाहते हैं, पाकिस्तान को मदद करनी चाहते हैं जी। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आपका CPM का वो हरकिशन सुरजीत जी, उसका ड्रग ट्रैफिक रुक गया, इसीलिए इसी का प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ होगा, उसके लिए आप चिढ़ रहे हैं। अब कोई CIA से कांटेक्ट कर रहे तो ट्रांसमीटर होना चाहिए, ट्रांसमीटर के लिए तो हम ट्रैक कर सकते हैं, आजकल तो इक्विपमेंट है ट्रैक करने के लिए, ये कैसी बात आप कह रहे हैं? लेकिन उसके बाद तो कुछ बात नहीं हुई, परंतु मैं सोचने लगा ये रशियन एम्बेसडर को क्यों ही इंटरेस्ट है जी। तब पता लगा कि 1978 से जी सोवियत यूनियन के अंदर अब ये सारे रिकॉर्ड्स बाहर निकले हैं जी, जो आप वुडरो विल्सन लाइब्रेरी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल सकती है। उन्होंने सोचा कि पंजाब को हम पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट बना सकते हैं जी जी, क्योंकि वहाँ एक किसानों का आंदोलन थी और नौकरी ना होने की थी, उसको लेकर, और हरकिशन सुरजीत यही का उनको बोलता था कि कम्युनिज्म आ जाएगी पंजाब में, और वैसे भी लोकल बॉडीज इसमें जीत रहे। तो एक छोटा सा इसमें मैं भूल नहीं जाऊँ, देखिए कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट बंगाल में भी और पंजाब में भी थे, जो कि पंजाबी कुदरती तौर पर देशभक्त रहे और आज़ादी की लड़ाई में इनका आपस में तालमेल रहा। कलकत्ता से वो अंडमान या कामाघाटमारू, वो इनसे आपस में दोनों क्रांतिकारियों का संबंध रहा। पर एक ये, और जो ये क्या कारण हुआ कि जो बंगाल के कम्युनिस्ट हैं वो तो पक्के हिंदू है, वो तो दशहरा भी, दुर्गा पूजा सब कुछ, मगर ये क्या कारण है कि जो अपने धर्म से धर्म विहीन हो जाते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, वो कम्युनिस्ट बनते हैं, इसलिए उनको कम्युनिस्ट भी पंजाब में कह देते हैं। ये क्या कारण है? वहाँ का कम्युनिज्म और ये कम्युनिज्म में दोनों में फर्क क्यों है? ये चलते चलते अगर आप वहाँ तो वो, क्योंकि वो श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णा, ये सब संतों के कारण ऐसी पकड़ हो गई कि उसके विरुद्ध में बोलकर करो और इसको सब छोड़ दो कहो तो कोई भी पूछने वाला। मगर यहाँ पंजाब में इन्होंने कहा कि आपको अगर पंजाब की फूड प्रॉब्लम हल करनी है, हरमंदिर साहब के सरोवर में चावल बीज दीजिए, और मतलब धर्म के विरोध में इनका तो यहाँ का जो हरकिशन सुरजीत था और जो बाकी कम्युनिस्ट लीडर्स थे, वो तो ये बंगाल में तो एक बंगालीपन भी है जी, यहाँ ये जो बंगलापन जी, तो वो वहाँ इन चीजों में जुड़ते थे जी। लेकिन ये पंजाब में जी, ये सारे लोग जो मॉस्को में जाकर पढ़ के आए थे जी, इनको तो लगता था वो तो ज्यादा उनसे भी ज्यादा, जैसे नया मुसलमान प्याज खाता है ऐसे कहते थे, वैसे थे। और इनका गुस्सा
भिंडरावाले पर यही था कि वो धर्म को वापस धर्म की बात करते। सो आप ये कहते हैं कि भिंडरावाला धर्म की बात करते थे, धार्मिक व्यवस्था को ऊंचा, लोगों का आचरण ऊंचा करना चाहते थे, इसलिए भारत सरकार या श्रीमती इंदिरा गांधी या जो भी कम्युनिस्ट रशिया, इनका आपस में एक तालमेल था कि इनका गुस्सा कि पंजाब में इन्होंने कम्युनिज्म को नहीं पनपने दिया, इसलिए आप ये कहते हैं कि इसका रूट काज ये था और कोई नहीं था जी। इनको लग रहा था पंजाब हमारे हाथ में आ रही है जी। जैसे आज क्रिश्चियंस जो हैं जी, वो भी समझते हैं कि पंजाब हमारे हाथ में आ सकती है जी जी जी, जी और अच्छा, इसमें फिर ये क्या कारण आप बता रहे, कम्युनिस्ट हो गए, रशिया हो गया, भारत सरकार का वो फैक्टर हो गया, पंजाब का हिंदू कैसे इनके साथ में मिल गया और टोटली इनके साथ में कोई भी बात हो, उसने पहले अपनी मातृभाषा से इनकार किया, पंजाबी जो बुनियाद जहाँ से ये शुरू हुई कि ये गवारों की बोली है, बंगाली मुसलमान चाहे वो कोई भी है वो बंगला भाषा, तमिल का कोई भी है वो अपनी लैंग्वेज। यहाँ पर ये सारी विपदाएं, सारी विपत्तियां, ये मुसीबतें पंजाब में क्यों आई कि इन्होंने अपना धर्म भी छोड़ा, भाषा भी छोड़ी और विदेशी वो फिलॉसफी को भी एक्सेप्ट किया? जी, इसमें आपको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा जी जी। पंजाब केसरी का एडिटर वो तो कोई व्यक्तिगत हिंदूवादी हो सकते थे जी, लेकिन उनको एक दिमाग में ये बात चढ़ गई थी कि किसी हालत में हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहिए जी, और मेरे पर तो सबसे ज्यादा वो कटाक्ष करते थे जी जी जी। ज्यादातर जो हिंदी भाषा के लोग थे जी, वो तो पंजाबी ही बोलते थे। हाँ जी, पंजाबी बोलते, बोल ही नहीं सकते, हाँ, बोल नहीं सकते, और उनका हिंदी भी पंजाबी था जो हिंदी मैं बोलता हूँ उसमें इतने संस्कृत के शब्द हैं, हाँ जी, वो उनमें नहीं था। मुझे एक बड़ा अच्छा वो पंजाबी कह रहा था, अब मैंने देश छोड़ देना, भारत में नहीं रहना। क्या हो गया? कहता जी आज वो अखबार में खबर छपी है, क्या कहता है, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़ा गया। आप देश छोड़ देंगे। तो ये, और दूसरा है कि हिंदुओं में भी आरएसएस के गुरु गोलवालकर थे या आरएसएस के जो प्रमुख, वो इस राय के नहीं थे ना, नहीं थे। बट ये आर्य समाज थी, आर्य समाज जिसको कांग्रेस मैनिपुलेट कर रही थी जी। देखिए क्या हुआ कि इंदिरा गांधी हार जाएगी चुनाव, ये 1982 से लगने लगा, तो इंदिरा गांधी ने जम्मू की जो कश्मीर में जो इलेक्शन हुई 82 में, उन्होंने जम्मू में चला दिया कि मुसलमान क्रिकेट मैच में जाकर पाकिस्तान की ताली बजाते हैं, तो वहाँ बड़ी मतलब जीत हो गई जी। तो वो एक हिंदूवादी हवा पैदा करके चुनाव जीतने के दिमाग में थे, यानी कम्युनलिज्म को अपने पर्पस के लिए इलेक्शन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल। पंजाब में भी यही किया, पंजाब में निश्चित तौर पर यही किया जी। शुरू में उन्होंने सोचा कि अकाली को कमजोर करने के लिए भिंडरावाला को खड़ा करो, और भिंडरावाला कहेंगे ये नपुंसक है, ये कुछ नहीं है, ये। बट भिंडरावाला जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसको समझ में आई कि मैं तो अपने पांव पर खड़े होकर प्रवचन कर सकता हूँ कि ये कांग्रेस से मुझे क्या है जी। तो कांग्रेस से दूरी शुरू हुई, और उस दूरी के कारण इन्होंने सोचा ये तो अब इतना बड़ा हो गया, शुरू में तो हमने इसके लिए पब्लिसिटी की है, अन्ना हजारे की भी यही प्रॉब्लम हुई इस बार। शुरू में इन्होंने बहुत मदद की कि रामदेव को कम किया जाए, और फिर अन्ना हजारे अलग हो गए, अमीन स्वाधीन अलग से अपने इंडिपेंडेंट विचार के हो गए। तो यहाँ भी ये जब भिंडरावाला अपने पांव पर खड़े होने लगा, तो तब इनको खतरा लगा। पर स्वामी जी, ये जो भिंडरावाले टकसाल है, इनके पहले संत करतार सिंह भिंडरावाले थे, और जिनका धार्मिक, बेसिकली तो ये धार्मिक एक टकसाल है, धर्म से तल्लक है। किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ करनी पार्टी लेवल से ऊपर उठ के करते थे, पर कभी किसी पार्टी को सपोर्ट कभी नहीं किया।
मगर वो ये एक चीज ये भी मानते थे कि जो अकाली दल है ये हमारा बुनियाद है, इसको खींचो तोड़ो मत। उनका ये बार बार था। इमरजेंसी के दौरान भी जब पंजाब, सारे भारत में इमरजेंसी लगी, बीजेपी के, जनसंघ के सभी हरमंदिर साहब में गए, सब कुछ हुआ, मगर संत करतार सिंह भिंडरावाले ने 75 जुलूस निकाले वहां से, अनंतपुर साहब से लेकर के और आखिर तक। तो ये तो कभी कांग्रेस किसी इंडिविजुअल की सपोर्ट करने अलग, मगर ये जो प्रचार एक किया कि कांग्रेस के एजेंट हैं, ये कैसे? नहीं, ये तो अब उनको आखिर में संत जी की, संत भिंडरावाले की उम्र तो बहुत कम थी। जी बिल्कुल, होती कम है, सियासी में उनका उतना तजुर्बा भी नहीं, धार्मिक थे। हाँ, तो उनको जैसे समझ में आई वो इंडिपेंडेंट हो गए। ये सोच रहे थे इनको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दमदमी टकसाल एक शुरू से एक इंडिपेंडेंट टाइप, बिल्कुल शुरू से। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये इनको भय हो गया जब ये इतनी बड़ी शक्ति के रूप में आई। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक दिन 5 निहंग, मैं भिंडरावाले के साथ था उस समय, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आते हो सुबह, शाम को चले जाते हो, तुम 4-5 दिन रहो मेरे साथ। अच्छा। तो मैं फिर 5 दिन रहा। तो दूसरा दिन एक खबर आई कि फिरोजपुर में 5 निहंग को सीआरपी ने पुलिस। तो उन्होंने मुझे, मैं सुबह मिलता था उनको नाश्ता के बाद, तो मैंने जब बातचीत, उन्होंने कहा ये खबर जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैंने अखबार में देखा। तो कहा इसका असलियत पता करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाओगे वहाँ? मैंने कहा जाऊँगा, तो मुझे कोई पहचान नहीं है वहाँ, तो वो सब मैं देख लूँगा। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, किसी को फ़ोन किया, तो सारी इंतज़ाम हो गई थी, और पुलिस भी उनको मानते थे, तो हमारा पूरा व्यवस्था हो गया था, बंदोबस्त हो गई थी। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा, और वहाँ की सीआरपी कमांडेंट से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये निहंग ऊपर बैठे थे, बस आकर रुक गई थी। तो ये सीआरपी वालों ने कहा कि उतरो। तो 4 तो उतर गए थे। एक उतरते समय उसको गुस्सा आया, तो उसने सिर्फ वो जो उसको उठा के ऐसा दिखाया, बस उसमें इन्होंने 5 मुंह मार दिया। क्योंकि पुलिस वाले भी, सीआरपी भी उस समय घबराती थी कि कौन, किसी को पता नहीं था वास्तव में कि कई ऐसे जो बंदूक चलाने वाले लोग थे वो ड्रग डीलर्स थे, ये थे दुनिया भर। बट एनीवे ये हो गया। मैं जब वापस लौटा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये बताया। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तो ये तो बहुत बुरा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। नहीं, पार्लियामेंट में क्या, वो लोग कभी करने वाले चीज। तो फिर मैंने कहा कि फिर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कहते हैं कि ये 5 मारेंगे तो हम 50 मारे। तो मुझे तो ऐसे भी किसी डर नहीं है ना। मैंने कहा संत जी, मैं तो एक हिंदू आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पहले मार दो। तो हंसने लगे, अरे कैसी बात करते हो आप? कई बातें ऐसी जो चलते हैं, मैंने आपको बताया। मैंने नहीं कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप मासूम हिंदू को मारने के पक्ष में नहीं है? इसलिए बिल्कुल नहीं, ये तो हिंदू हम वहीं से आए। तो ये बात इन्हीं प्रचार में नहीं आती थी। अच्छा, पर तो उल्टा करते थे। जैसे मैं एक बार गया अकाल तख्त में, जब मैं ठहरा था, तो जब बाहर निकला तो अखबार वाले साहब घेर लिया हमने। अब इन के साथ 5 दिन रहे, कैसा था? मैंने कहा बड़ा अच्छा था, बड़े आनंद रहे, उनके प्रवचन सुने। तो उन्होंने कहा वो तो टेररिस्ट है। मैंने कहा टेररिस्ट रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? मैं जब मैं था उन 5 दिन के शाम को प्रेस आते थे।
अकाल तख्त में भिंडरावाले से सवाल पूछते जी। मैं कहा कोई प्रेस ऐसा कर सकता है, टेररिस्ट ऐसा कर सकता है? वो कहा कि आपने हथियार देखे वहाँ? मैंने देखो, मैं गया भिंडरावाला के गेस्ट के, वहाँ हथियार देखने के लिए नहीं गया, तो हथियार देखने के सवाल ही नहीं है। दूसरे दिन सब अखबारों ने यही छापा, स्वामी कहता हथियार नहीं है। जी जी जी। और क्योंकि वो खुद पहनते थे तो लोग ने सोचा भंडारी भंडार होगा, तो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा, तो उनका संत जी को बदनाम करने के लिए बहुत प्रयास हुआ इंदिरा गांधी के। अच्छा स्वामी जी, आप तो इतने करीब रहे, मैं दो चीजें मुझे ज़हन में आती, किसी से अगर विचारों का तालमेल ना हो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। आप 5 दिन कैसे उनके साथ रह गए? इसका मतलब विचारों की सहमति थी। देखिए, उनके पास जो मेरे साथ बात होती थी, उन्होंने कभी मुझसे शेर खालिस्तान की बात नहीं। जी जी। और मैंने कहा एक ही दिन खालिस्तान तो उस समय खैर मुद्दा नहीं था। ये एंटी हिंदू, किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, निर्दोषों को मारने के खिलाफ, आचरणहीनता की कोई बात आपने, कोई मुंह से अपशब्द या गाली को भी मेरा ख्याल है नहीं, वो तो जैसे गुस्से में ना वो तो हंसते थे जी। वो तो वास्तव में उनका जो और समय रहते तो पूरा संत बन जाते जी जी। उनका तो ऐसा, उन्होंने उनका प्रवचन मैंने सुना, ड्रग के खिलाफ बोले जी, महिलाओं का छेड़छाड़ के खिलाफ जी जी। उन्होंने खुद 2-3 लोगों को, एक बार मुझे याद है मैं बैठा था जी, तो एक परिवार आई जी, और उनके साथ एक लड़की भी थी। तो इन्होंने संत जी ने कहा कि ये मेरी बेटी है, इससे तुम दहेज मांगते हो। हिंदू लड़की थी? हाँ जी 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 जी। वो क्या बात क्या हुई थी? उसका काफी प्रचार हुआ, क्या बात? नहीं, इतनी बात हुई कि वो उसको तंग कर रहे थे दहेज पर, उसके हिंदू लड़की के ससुराल जी जी। तो ये परिवार जो आई वो ससुराल थी जी जी जी। तो संत जी ने कहा मेरे सामने, ये तो मेरी बेटी है, इससे आप दहेज चाहते हो? ना ऐसे बोले, नहीं कोई बात नहीं, मुझे पॉकेट में लगाया और पैसा रख के क्या लो दे जाओ। उन्होंने बोला ऐसा ससुराल नहीं चाहिए ऐसा ससुर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा दहेज नहीं चाहिए तो ठीक है, आगे से कभी इसको तंग मत करना, ये मेरी बेटी है। और ये आप समझते हैं कि ये उनकी दिली भावना थी, मतलब बनावट नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं बनावट थी, मैं क्यों, वो तो अचानक मैं था वहाँ जी जी। और उनके आचरण, क्योंकि वो प्रचार में भी कहते थे जी, महिलाओं को कभी नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। शराब पर तो खुशवंत सिंह जी ने लिखा एक जगह, कहते कि एक बार मैं बैठा था, तो उनकी कृपान मुझे थोड़ी सी चुभ रही थी, तो वो कहने लगे कि अगर कोई मुझे शराब पीता पकड़ा जाएगा मैं उसको जिंदा जला दूंगा। तो खुशवंत सिंह कहने लगा कि मैंने कहा कि ये गाड़ियों का मामला इंदिरा गांधी के हवाले, इंदिरा गांधी को चाहिए इनके हवाले कर दे, आधे अकाली ये खत्म कर देगा। तो वो तो उनका जीवन था, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, है ना? अगर मुझे उन्होंने कहा कि शिव भगवान में इतना लंबा बाल रखते हैं, तुम क्यों नहीं रखते? जी जी। तो अच्छा, एक बार एक बात इतने जोर से, कहीं पर हिंदुस्तान में, देश में कहीं भी कोई दुर्घटना और ऐसा कुकृत्य हो जाए, वो भिंडरावाले ने किया। हरमंदिर साहब जो है उसका अड्डा है, वो ये है। तो क्या ये आप नहीं समझते कि पुलिस का ये फर्ज है कि अगर किसी ने को कत्ल किया, क्राइम किया, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको प्रोसिक्यूट करे। वो तीसरे दिन किसी को पकड़ के मार दिया और कह दिया जी ये उसमें शामिल था। वो तो साजिश था ना। ये तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब मेरे साथ ये हो सकता है कि मैंने कहा कि हथियार नहीं है, जब मैंने कभी नहीं कहा, और जब मैं खंडन देता हूँ उसको छापते नहीं है जी, इसके माने इनका मंशा बन गया था इसको बदनाम करने के लिए जी। और मैं आपको कहता हूँ वास्तव में भिंडरावाला और 15-20 साल जिंदा रहते
तो वो बिल्कुल एक संत बन जाते और पंजाब को बिल्कुल शुद्ध कर देते। और जिन लोग वो नहीं चाहते थे, जैसे कम्युनिस्ट लोग थे, सोवियत यूनियन नहीं चाहती थी क्योंकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ बोलते थे। कम्युनिज्म क्या है, 2-3 बार मेरे सामने बोले उन्होंने। और इंदिरा गांधी सोचती थी कि पंजाब मेरे हाथ से निकल जाएगी। पर ये स्वामी जी टोटल पोलराइजेशन कैसे होगी पंजाब में, हिंदू सिख डिवाइड कंप्लीट कैसे हो गया? और जो आज तक इस इशू पर, भिंडरावाला इशू पर आज तक भी है, उनके लिए एक ही नजरों में भिंडरावाला, जैसे बीजेपी वाले आज भी अगर उनका नाम भी अगर आ गया उनकी याद में, तो उस पर भी इतना आक्षेप और इतना वो देखिए, उसको ठीक करना है। क्या है, मैं पहले कहता हूँ जी, हिंदू है तो वो गुरु तेग बहादुर की वो जो ऋणी है वो कभी भूल नहीं सकता। जी जी। गुरु गोविंद सिंह का नहीं भूल सकता। जी जी। पार्टीशन में जो सरदारों ने किया जी, कोई नहीं भूल सकता। सेनाओं में सबसे आगे वो 65 में 71 में हर समय कभी भी, पर फिर इनको देशद्रोही करके क्यों? ये तो मेरी राय में तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, जिसमें कई लोग फंस गए। अब हो सकता है कि बीजेपी ने सोचा होगा कि हिंदुओं को इकट्ठा करके हम हिंदुओं का बन जाएंगे। अब गैर समझ थी, मैं नहीं जानता, परंतु मैंने उस समय स्टैंड लिया और आज मैं ये कहता हूँ कि ये स्टैंड ही करेक्ट है। स्वामी जी, ये जो जैसे चंद्रशेखर जी का ये बहुत ओपनली था कि इंदिरा गांधी एक चुनाव जीतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया और फिर ये ब्लू स्टार ऑपरेशन किया। आप इसमें कहाँ तक, आपके क्या विचार हैं? नहीं, हिंदुस्तान ऑपरेशन ब्लू स्टार तो चुनाव में जीतने का फायदा होगा, वो उसमें एक कारण हो सकता है, पर मुख्य कारण था कि ये सोवियत रूस का आइडिया था कि ये है जो हमारी की हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी जी, इसको तोड़ना है। हाँ, और ये कभी हमारे हो नहीं सकते। ये सब अपने मेहनत से खड़े होने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अपने मेहनत से करने वाले हैं। और एक भी भिखारी आपको सरदार नहीं मिलेगा। तो ये एक सरदारों ने तो, सिखों ने तो अंग्रेज को हरा दी और अंग्रेज को समझौता करना पड़ा। अफगानिस्तान सोमनाथ का दरवाजा देखा। तो मैं कहता हूँ कि हम तो हिंदू लोग सदा के लिए, ये नहीं कि एक बार ऐसा मान लिया, सदा के लिए हम ऋणी हैं। और ये जो हुआ, ये पागलपन मैं समझता हूँ जो हिंदुओं ने किया। मुझसे मैं पूछता था, जब भिंडरावाला कहते हैं कि दुकानों का जो शराब की है आसपास, उसको हटाने में इसमें आपका क्या जाता है, उस पर गुस्सा होते थे मुझसे। परंतु आरएसएस में ये फीलिंग नहीं था। पता नहीं बीजेपी में उस समय जनसंघ थे ये क्यों फील आया, नहीं बीजेपी आ गई थी, बीजेपी का था, पता नहीं क्या था, अब हो गया है। मैं तो आगे के लिए देखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक घटना जो किसी को नहीं पता है। मुझे ज्ञानी जी ने बुलाया था, ज्ञानी जैल सिंह, हाँ ज्ञानी जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने बुलाया था अप्रैल में, नहीं हाँ अप्रैल में मैं होकर आया था। तो उसके तुरंत बाद बुलाया, उसने कहा हमने इसे सॉरी मई 15 को बुलाया था और कहा था कि तुम इंदिरा जी से मिलो। मैं कहा कि क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा उसको समझाओ कि ये आर्मी भेज के कुछ नहीं होने वाला है और आप समझा सकते हो, वो आपको इमरजेंसी में आप उसके विरुद्ध में लड़े। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था? जरूर पता था, वो तो प्लानिंग थी। ये ब्लू स्टार प्लान था, ब्लू स्टार प्लान था। कितना पहले से प्लान था ये तो मुझे लगता है फरवरी में प्लान हो गया, फरवरी में। क्योंकि जो कहते हैं चक्राता में एक पहले इन्होंने मॉडल भी बनाया, हो सकता है वो मैं जानता नहीं, बट ये प्लानिंग हुई थी। और एक और स्वामी जी, उस समय के जो आर्मी का सर्कुलर था बातचीत में निकला,
उस बातचीत सर्कुलर में ये लिखा था कि पंजाब में टेररिस्ट ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि औरतों की इज्जत और ये सब के इल्जाम है, और उनकी पहचान दी थी जो टेररिस्ट हैं वो पीला पटका पहनते हैं, अमृतधारी हैं, ये ऑल आर अमृतधारी। ये भी क्या पागलपन है या एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत? नहीं, ये तो देखिए हुक्म आर्मी को दिया होगा, ये तो सोवियत रूस का इन सब का था। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं फिर जाकर इंदिरा जी से मैंने उनको कहा अच्छा कि मैं तो सुन रहा हूँ कि आप बेचने वाले हैं। ओके, अच्छा। और मैंने उनको एक घटना सुनाई थी। मैंने मिलने वाला ने एक दिन मुझसे कहा कि ये बीवी जी से मेरी बात करा दो। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा वो तो आपसे बातें नहीं करेगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप पिस्तौल लगाए हुए हैं, वो आपका कारतूस लगी हुई है, वो देख के डर जाती है। मैंने थोड़ा मजाक में ये कहा। उन्होंने कहा ये कैसा? वो तो यासिर अराफात है तो उसके पास पिस्तौल था, उसने तो गला लगा दिया ऐसे। जाके बोलो। बट मैं पहुंच नहीं सका उनके पास और इंदिरा जी का। बट इसके बाद मैंने उनको बताया जी कि वो तो बातचीत के लिए तैयार है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसको टेररिस्ट कहना मूर्ख है। मुझे लगता है ये बूटा सिंह भी थोड़ा भड़का रहे थे जी। तो इंदिरा गांधी को भड़का रहे थे या तो सोचा होगा इंदिरा गांधी ऐसे सोच रही तो हाँ मिला। सोनिया गांधी भी कह रही थी इंदिरा गांधी को सरदार सब दुनिया भर में है, और यदि ये उसके बारे में कुछ नहीं करोगे। वो तो सोवियत रूस की थी, सबको पता है। उनके पिताजी तो केजीबी के लिए काम किया, इसने केजीबी से पैसा लिया था। तो वो कह रही थी मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। जी। तो ये सारे लोग लगे हुए थे। तो मैंने इंदिरा जी से कहा कि ये मत करिए, क्योंकि ये सिखों का आप मंशा जान लीजिए। कोई होगा उनके साथ अन्याय तो वो सब छोड़ देंगे, पर आपको नहीं छोड़ेंगे। ओके। मैंने कहा वो धमसी का मैंने दिया वो। अच्छा। हाँ आपने बोला? हाँ बोला। मैंने कहा वो नहीं छोड़ेगा और उनका कैरेक्टर ये है। तो ये मत करिए, ये आर्मी कुछ नहीं होगा, सारा एक स्कार बन जाएगा, जीवन भर हम लोगों को इसमें सर झुकाना पड़ा। तब उसने मुझसे कहा कि तुम राजीव से बात करो। मैंने कहा राजीव से मैं क्यों बात करूं? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब उसमें रुक गया था। बट अगस्त 1984 जी लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था। वो मुझे कॉरिडोर में मिल गई इंदिरा जी पार्लियामेंट के जी। तो उसने मेरे बाजू को पकड़ के कहा तुम्हारी बात सही निकली और मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उनको एहसास हो गया था। उसको नहीं बता दी कैसा होगा, बट जिसने ये कहा मुझे तो नहीं छोड़ेंगे मुझे। और धवन खड़ा हुआ था उस समय। और पहले उसने मुझसे इंदिरा जी ने कहा कि आप दिल्ली में होते नहीं हैं। मैंने कहा कि नहीं। वो फिर धवन ने कहा नहीं, कभी वो इजराइल चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। मुझे लगता है कई लोगों का आइडिया था कि मुझे इंदिरा से मिलने नहीं देना है जी। वैसे आप जब उनके हाव भाव देखे, हाँ, आपको एक साइकोलॉजिकली कैसी उनकी फीलिंग लगी? फियरफुल थी या चिंतित थी? वो उलझन में थी, यानी कंफ्यूज थी। और आखिर में अगस्त में उसको लगा कि एहसास हो गया था कि गलती हुई है, बहुत बड़ा गलती। क्यों? मिलिट्री ने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुंदर जी ने कहा ये तो सब लड़के हैं, ये क्या मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। जी। हाँ, उल्टा उनको जाकर अकाल तक कोई तोड़ना पड़ा। आप जिस समय ये ब्लू स्टार आप कहाँ थे? मैं उस समय बैंगलोर में था। अच्छा। और भिंडेवाला जी का फोन आया था मेरे पास संस्थी का। अच्छा। जून 2 को जी कि तुसी कब आओगे इधर, बातचीत करनी है। तो मैं उनको ये कहता था देखिए संत जी, स्टेट जो होती है सरकार, ये एक बार दिमाग बना लेगी हिंसा करने के लिए जी, फिर कोई हद नहीं होता उसमें जी। उसमें कभी मत जाइए। गांधी जी ऐसा करते थे, वो उतना दूर नहीं जाते थे, वो समझौता बातचीत में शुरू कर बात तो आप करते रहिए।
हाँ। मगर वो नहीं कर सकते। वो उस समय नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, उनको पूरा यकीन था। उनके संत भिंडरावाले के मन में कभी आपको आर्मी, फौज, देश की ताकत, कभी डर भी उनके अंदर महसूस नहीं, डर नहीं बिल्कुल नहीं था, बट वो ऐसा गोल्डन टेम्पल के अंदर हिंदुस्तान के ही सेना आएगी कभी नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा था। मैं कहता था ये होगा, आपको था कि जाएगी, या बिकॉज ये मुझे सोवियत रूस का देख कर आपका नजरिया उससे, हाँ उससे से, क्योंकि ये सोवियत रूस का तो जब मरना जिंदा का सवाल था कि ये जम जाएगा तो फिर कभी भविष्य में। तो स्वामी जी, जो ब्लू स्टार के ऊपर जो इन्होंने व्हाइट पेपर सरकार ने डाला, वो कितना झूठ है, कितना तो उसमें कुछ रत्ती भर सच है? पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बारे झूठ बोलेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे। मैं तो आपको ये वादा करता हूँ कि जब चंद्रशेखर बने तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी मत खोलो, हम अभी आए हैं और राजीव गांधी की मदद से आए हैं, तो उसकी माँ की आएगी तो और हमारी सरकार गिर गई तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज भी कोई एक स्थिर सरकार आएगी, उसमें हम होंगे तो इसको एक जैसे न्यूरनबर्ग बनाई रिस्पॉन्सिबल फिक्स होना है, वो लोग मर गए भी तब भी उनको उनका ऐलान। स्वामी जी, ये जो ब्लू स्टार हुआ जी, तो बाकी चीजें आप रशिया ने किया, जो कुछ किया, वो एक जब आप कह रहे हैं जब एक क्रॉस कर जाती है फिर सीमा नहीं होती, जैसे वो इजराइल वाले भी कहते हैं कि जो लिमिट है वो औरत के लिए है, फौज के लिए नहीं है, तो फौज के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो उसमें आप ये बताएं कि ये जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया जी जी, बहुत छोटे छोटे मैं 2-4 पॉइंट्स आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कभी लड़ाई होती है तो वार तभी होता है जब उसको वार डिक्लेयर किया जाता है, अदरवाइज इट इज कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर दरबार साहब के बाहर इन्होंने बारबर्ड वायर लगा करके इंक्लोजर बनाई और जो उसके ऊपर बोर्ड लगा था POWs, ये इस तरीके के। और फिर जो पंजाब की फौजी बैकग्राउंड है, आप ये महसूस करते हैं कि उनसे कहा जाए फौजी बैकग्राउंड वालों से कि आपकी बीवियां, बच्चे, औरतें, बेटियां वो एक दुश्मन आर्मी के सामने सरेंडर कर दे, इसका मतलब उन्होंने उनको दुश्मन डिक्लेयर करके फिर ऑपरेशन किया? नहीं, वो तो देखिए सुंदर जी ने कई चीजों में मिसलीड किया। अच्छा स्वामी जी, जब आर्मी ने ऑपरेशन किया जी, तो आर्मी वाज सेंट फॉर द असिस्टेंस ऑफ द सिविल अथॉरिटीज? नहीं, उस समय उन्होंने जो आर्म फोर्सेस स्पेशल सर्विसेज एक्ट की जैसे एक एक्ट थी पहले जी, उसका डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जी, उसमें आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छा, उसमें उन्होंने उस एक्ट के अंदर में, पर वो जो एक्ट है, आपने इमरजेंसी के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी और बहुत कामयाबी से लड़ी अकालियों के साथ में मिल करके, तो ये कैसे हुआ कि जो बाद में 59th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की आई, जिसमें केवल पंजाब के केस में इमरजेंसी लगाई गई जो तकरीबन 11 साल रही, और इसमें कोई भी नहीं बोला, बस इमरजेंसी पावर्स दे दी गई सिर्फ पंजाब के केस में? अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, अनप्रेसिडेंटेड तो है ही, बट मैं आखिर में ये बात तो हम चर्चा में नहीं आई जी, परंतु ये एक इंटरनेशनल डिसीजन था सोवियत रूस, और ये जो पंजाब में इमरजेंसी लगाना, पंजाब को ह्यूमिलिएट करने का जी मंशा थी सोवियत यूनियन का जी जी। मैं ये सोचता हूँ कि सोवियत यूनियन उस समय अफगानिस्तान तक पहुँच गया था जी जी, और हो सकता उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान भी आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगी, या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हिंदुस्तान में हमारी और पकड़। ये जो सुंदर जी ने ये कहा कि when we entered Golden Temple we went there with humility, folded hands, हो सकता है उसमें वो तो बनावटी है ना जी। जब आपने आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको लक्ष्य दे दिया कि जाकर उस गोल्डन टेम्पल को टेक ओवर करो जी, आर्मी को शूट टू किल, हाँ वो तो हाँ बिल्कुल, उसमें तो दो राय नहीं थी। ये तो टैंकला थे, वो टैंकला गए अंदर जी जी, टैंक, और परिसर में उन्होंने टैंक चलाई
अच्छा स्वामी जी, एक चीज वो उनका ये कहना था, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे जान क्योंकि आप बहुत एनालिस्ट भी हैं। देखिए जो अकाल तख्त है, सर्वोच्च स्थान है, उसका जो तख्त है वो परिक्रमा के अंदर है जी, पर जो तख्त की बिल्डिंग है वो परिक्रमा से बाहर है, पीछे है, गली में है जी। तो अगर इनका ये कहना था कि वहां पर सभी उग्रवादी आतंकवादी हैं तो जी जी, तो वो साइड से, पीछे से, साइड से वो इजीली एंटर कर सकते थे, पर इन्होंने जो रूट अडॉप्ट किया नॉर्मल पिलग्रिम का, घंटा घर से होके बाई तरफ घूम के लाइब्रेरी की तरफ से जा करके, ये क्या इसको कहा जाए कि पूरी चीज को तबाह करने की मंशा से गए थे? वो गए थे कि मंशा या हौसला सिखों का टूट जाए, ये सोवियत रूस का मतलब पूरी कौम को ये लड़ाकू अब से इसको लड़ाकू ये खड़े ना हो जी, हिंदुस्तान के लिए खड़ा ना हो, रूस का ये था। तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को नहीं हुआ है तो इसी को ठीक करना है। पर ये जो मंशा जो जैसे आप, अच्छा इसमें रेफरेंस लाइब्रेरी को क्यों चलाया है? यही है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया, जिसमें मुझे यकीन होता है जी कि ये जब अंदर आए ये सोच रहे थे कि सब डर जाएंगे, सब छोड़ देंगे, ये 5 मिनट का काम है। जब देखा कि लोग लड़ रहे और जमे हुए हैं तब इनको घबराहट आई, तब उन्होंने कहा कि अब तो पीछे नहीं हट सकते, तो लगाओ पूरा फोर्स। और उसमें मैं नहीं सोचा हूँ कि ये उनको पता था, और उन्होंने तो गोली ऐसी चलाई, टैंक की गोली की बंदूक से निकली बड़े तो ये सिर्फ उसको करना ऐसा नहीं था, पर अकाल तख्त को तोड़ देना यही ऐसे डिसीजन है जो मैं समझता हूँ कि सबसे बुरा डिसीजन था। मैंने ये कहा था कि मैंने इंदिरा जी को भी ये कहा था उस समय कि आप इसको पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, आप सराउंड करके इसको बंद कर दीजिए जी जी। अब ये क्यों नहीं किया, ये अंदर जाने का क्या जरूरत थी? जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर भिंडरा वाले पर एक चीज और स्वामी जी, जैसे आम प्रचार बाद में किया कि भिंडरा वाले दरबार साहब में थे इसलिए हमला हुआ जी, पर हमला तो 42 गुरुद्वारों पे किया गया। नहीं वो तो है ही नहीं, बाकी सभी गुरुद्वारों पे किया, क्योंकि वो सब में भिंडरे वाले के चेले होंगे ऐसा सोचा होगा। मैं नहीं जानता हूँ ये डिसीजंस कैसे लिए गए, पर मैं सोचता हूँ कि सोचा होगा उन्होंने टोटल कर्फ्यू कर दिया, कोई गाड़ी भी नहीं चल सकती। हाँ ये तो टोटल जैसे वॉर डिक्लेयर किया, ऐसा हो गया। तो ये है बात। मैं तो कहता हूँ हम तो हिंदू लोग सरदारों को अलग नहीं मानते। सरदारों के साथ जो एक है वो जो लाइब्रेरी की पुस्तकें वो ले गई, बहुत ऐतिहासिक और बड़े रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो कभी कहते हैं हमने दे दिए, कभी कहते हैं नहीं, कभी कहते हैं जला दिए। ये कांग्रेस सरकार होते तक आपको कभी नहीं पता लगेगा। और आप इतनी बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस पे कभी चले नहीं? मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, बट बात यह है कि उसमें आपके कई सरदार वकील हैं, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाई इसमें मैं घुस गया हूँ। आप सरदारों में सरदार बन जाइए। तो मैं तो इमरजेंसी में सरदार ही तो मैं कह रहा हूँ उनकी अगुवाई करिए। सरदार मुझे पूछेंगे तो मैं कर दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सरदार हूँ। ठीक है, अब माने वो जो लोग मुझे डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे सकते हैं जो समय का हुआ, उसके जो रिसर्च बनी हुई है, जैसे 84 का हुआ, 84 का तो अभी बाकी बहुत है, हम कोई भूलने वाले नहीं है। देखिए जो हिंदू एहसान मानता है कि जो लोगों को लगेगा आप कह रहे बोलने वाले भूलने वाले नहीं है। हाँ तो नहीं, हम सिर्फ बोलने वाले नहीं बिल्कुल हम करने वाले हैं। भूलने की बात वो भी जो हुआ है 1984 में भी मेरा ख्याल है दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं ये तो सरकारी जेनोसाइड जी, जेनोसाइड टोटली नो क्वेश्चन। मैं वहाँ दिल्ली में था जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं कौन सी मंशा काम करती है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई मैं मंत्री था,
तब यही कांग्रेस ने मॉब निकाल करके सीमापुरी ऐसे जो मद्रासियों की जो है वहां करने वाले थे जी। लेकिन हमने 4 बजे सुबह आर्मी को भेजा 2 बटालियन जी और सब रुपया जी। यदि 84 में भी ऐसा ही होता तो कुछ नहीं होता जी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जो सारे एचकेएल भगत ये सब रूसीवादी थे, आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसका प्लानिंग थी। ये इनको कभी दे विल बी ब्रॉट टू बुक, कभी सजा मिलेगी? जो जगदीश टाइटलर है या जो रोक नहीं सकता, रिकॉर्ड्स बहुत भूखे हैं जी। सरकार अपने ऊपर करने के लिए ये तो नहीं करेगी और सोनिया गांधी खास तौर पर नहीं करेगी क्योंकि उसका भी हिस्सा है इसमें जी, जो अभी बाहर नहीं आया। यही है कि हम लोग कभी ये नहीं मान सकते कि हिंदुस्तान का टुकड़ा होगा और सरदार जी चले जाएंगे तो फिर हमारा तो हम तो इतना कमजोर हो जाएंगे कि हम कोई के नहीं होंगे। तो इसीलिए सरदार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप अलग भी होने जाएंगे तो पकड़ के रखूंगा। तो वो जो कहते हैं कि राजीव गांधी का ये स्टेटमेंट बहुत मशहूर हुआ कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती। मैं इसमें कुछ दूसरा पूछना चाहता था कि आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कि पेड़ गिरे धरती हिलने लगे। धरती के हिलने से तो पेड़ गिरते हैं पर आपने कभी देखा है कि पेड़ गिर गया वो धरती हिल गई? देखिए उस समय उसको हिंदी बहुत कम पता था। एक दिन उसने कह दिया कि मैं उनको नानी याद दिला दूंगा। अमेरिकन माँ का दूध भी है तो सामने आ जाओ। जी जी। तो मैं उनको अच्छी तरह जानता था राजीव गांधी को जी। और वो बहुत दुखी थे, इसीलिए उन्होंने लॉन्गेवाल पैक्ट में भी करते समय जी उन्होंने कहा भी था कि भारत माता जीत गई, हम हार गए, पर कोई हर्जा नहीं। वो समय उनका मंशा था करने के लिए, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं लगता है कि उनको जानते हुए कि वो कभी कहेगा कि जाकर तुम मारो लोगों को मारो। मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ये जो राजनीति में बड़े सालों से रहे हुए सोवियत रूस के पक्ष में थे उनका दिमाग कोई चला होगा। बट इसकी जो है कोई सच्चा हिंदू कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, अब जो ब्लू स्टार के नेचुरली कुदरती तौर पे जैसे आप बता रहे हैं सर जरनैल सिंह जी भिंडरावाले, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक मंशा पूरे करते हुए हरमंदिर साहब जी राखी के लिए रक्षा के लिए वो लड़े। तो उससे पहले उस कॉम्प्लेक्स में बाबा दीप सिंह, बाबा गुरबख्श सिंह, उनकी यादगार बनी, जिनका भी वही इतिहास है बिल्कुल। तो इनकी अगर यादगार बनती है तो उसमें क्या कोई इतराज लगता है? मैं तो कभी इतराज नहीं कर सकता। भिंडरावाला को मैं इतना अच्छी तरह जानता था। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि ये नहीं बनना चाहिए, वो उनका, उनसे मैं पूछूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तो नहीं हूँ, पहले भी नहीं था। मैं पुराना जनसंघी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रह गया जी। और जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है कि सिखों को, हिंदुओं को ये सारा जो साजिश हुई है जी, उसको खत्म करके कैसे साथ लाए जी। अब सिख कुल मिला इकट्ठे होकर ये तय करते हैं कि भिंडरावाला का जी स्मरण होगा या उसका स्मृति होगा। मैं जाऊंगा। और मैं जो जानता था भिंडरावाले के बारे में, आपकी उनसे कोई खास ऐसी बात जो आपको याद आती हो, जो भिंडरावाले से उनसे जो संत से बात हुई, उसमें आपको कुछ उनकी यादें जो हमारे दर्शकों के साथ? वो एक तो वो हंसते थे जी, दूसरे वो कहते थे मैं अनपढ़ तू पीएचडी यही कहते थे। मैं उनसे जब आर्ग्यू करता था, एक दिन उन्होंने कहा खालिस्तान कुछ, मैंने कहा खालिस्तान आपकी कल्पना है या कुछ अलग से बनाने की बात है? वो तो कहते हैं वो देने के लिए तैयार, तो मैं क्यों नहीं लूं? तो मैंने कहा फिर सारा हिंदुस्तान ले लीजिए, सारा हिंदुस्तान दे दो, मैं हिंदुस्तान को ले लूंगा। हाँ, तो ऐसे उनकी जो एक उसके दिल साफ थे, ये तो मेरी बात में आई। दूसरा है कि वो किसी को मारेगा क्योंकि उसको मारने की आदत है, ये सब मैं मानता नहीं।
तीसरा है कि ये सारे इसमें हरमंदिर में प्रेग्नेंट वुमेन भरे पड़े थे। नॉनसेंस, बहुत जुल्म किया। ये जो इस तरीके के इल्जाम जो लगाने, ये बहुत दुखदायक है सबसे ज्यादा इस तरीके के, क्योंकि उसमें कम्प्लेक्स है, उसमें रिहायशी कम्प्लेक्स भी है उसमें, और सरदार बर्दाश्त करेगा ऐसा होगा तो। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एक जदर टोड़ा ने एक केस भी किया था जो कि पंजाब से शिफ्ट हो गया, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके भी 10 करोड़ फीस जमा की है। उसमें टोड़ा साहब ने ये सारा कुछ कहा, उसमें सारे बयान जो दर्ज हैं उनके तकरीबन 3 साल के दौरान 60-65 पेजेस में वो सारी हरमंदर साहब की हिस्ट्री जो है एक किस्म से वो वाइट पेपर है। अच्छा। आप उसको भी कभी मैं करूँगा। अभी मैं अभी उस समय ये सब होने के बाद मैं दुखी होकर अलग हो गया था। आपको लगता था कि वो शहादत दे देंगे इस इस मकसद के लिए, अगर कोई ऐसा होगा संति से, अगर हमला होगा भागेंगे या नहीं? वो सोचते थे कि ये सरेंडर कर जाएगा। आप क्या सोचते थे? मैं तो ये कहता था ये लड़ेगा। ये तो वीर आदमी है, ये झुकेगा नहीं, बड़ा इतिहास में ये कलंक हो जाएगी हमारे लिए, मत करिए। वो जनरल सुंदर जी तो इंदिरा को कहता था नहीं ये तो बच्चे हैं, लड़के हैं, कुछ नहीं। तो उनकी शहीद जिस दिन वो ये खबर आई शहीद हो गए या हुआ, आपके क्या फीलिंग थी? सर बहुत दुखी था, जाने के लिए सोच रहा था, बट सरकार ने उसको नहीं दिया। फिर बाद में मैंने अकाल तख्त की जब फोटो दिखी तो बहुत दुखी हुआ, और मैं जाता भी नहीं हूँ कि वो सब यादें आ जाती है। मैं जब कोई सिचुएशन में आऊँगा, जब मैं खुलकर बोल करके ये जो न्याय की बात है, जो हक की बात है, उसको कहकर हिंदू सिख को, जैसे पहले कहते थे नगुन नमाज की रिश्ता, उसको वापस लानी है। उसके बिना हिंदुस्तान कभी शक्तिशाली नहीं हो सकती। आपको ये महसूस होता है पंजाब के हिंदू की सोच में कोई तब्दीली नजदीक भविष्य में आएगी? कोई उसको साफ बोलना पड़ेगा। नहीं, अभी तक तो नहीं आई, अभी आएगी। देखिए मैं क्या फर्क पड़ता उन पर आई कि नहीं, मैं मेरी बातों में तो वो पहले तो मुझे बहुत गाली देते थे कि तुम भिंडरावाले के साथी थे, ये आप नहीं कहते, मुझसे उल्टा कहते हैं कि आपके हाथ में है दोनों को एक करने के लिए। और अब इसको भूलने के लिए मैं तो कभी नहीं कहूँगा, ऐसा कभी नहीं दोबारा होना चाहिए। उसके लिए याद रखते रहना चाहिए, इसको क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए, और सिखों का जो सैक्रिफाइस हुई है हमारे देश को एक रखने के लिए, उसका ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। और लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि हम दोनों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो एक साथ है, क्योंकि ना हमारे पड़ोसी में कोई आपको हमें अलग से मानेंगे, और हमें अलग करना है कमजोर करने के लिए, तो इसीलिए एक हो जाए। हाँ, जो हुआ है न्याय, जो हुआ है आपके साथ इंसाफ, उसके लिए इंसाफ मिलने के लिए लड़ना चाहिए, जिनको फांसी देना चाहिए उनको फांसी मिलना चाहिए, ये सब करनी चाहिए। दिल्ली में जो यादगार 1984 की बनाने की बात हो रही है, उस यादगार बननी चाहिए। उसको कहीं भी बनाओ, बट बनाना चाहिए, उसको तो किसी हालत में भूलना नहीं। सरकार इसके लिए कभी जमीन देगी? नहीं, सरकार देगी। मैं आपकी सरकार आएगी, मैं आऊंगा तो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है। जालियनवाला बाग में बन सकता है तो ये इसका 10 गुना ज्यादा कारण है। तो अगर आपकी सरकार आ जाए, भिंडरावाले का बुत भी दिल्ली में लगेगा? वो नहीं, वो तो आपके गुरुद्वारों में लगा लीजिए। गुरुद्वारों में बुत नहीं लग सकता, नहीं तो लगा देते। उस समय बात करना मुझसे। ठीक है, आप बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रगुजार हाँ कि ਤੁਸੀਂ इतनी बेबाकी ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ उम्मीद नहीं सी कि स्वामी जी इतने खुल के गल करेंगे।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के अगर कोई ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। पहले तो मैं ये कहूँगा, हाँ, हिंदू सिख एक खून का है, वो पटेगा तो दोनों का लिए हानि होगा। दूसरा है कि ये जो अकेला देश बनाने की बात है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तो सिख के बिना जी नहीं सकता। मैंने मिलने वाला को भी यही कहा था कि सिख के बिना मैं इस देश की रक्षा कर सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। मैंने सिखों को, मैं पार्टीशन के टाइम में मैं लड़का था, बच्चा, मेरी माँ कहती थी, उस समय हम दिल्ली में रहते थे, गवर्नमेंट सर्विस में वफा, कि कोई बचाएगा तो सिख आएगा, वो आ रहा है, क्योंकि उस समय सिख पार करके नहीं आए थे सीमा को पार, तो वो सिख आएगा तो बचाएगा। हमारे इतिहास में सबूत है, जैसे गुरु तेग बहादुर का, इसको कभी भूल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं तो सिख को छोड़ने वाला नहीं। तुम ये अकेला बनाने की बात छोड़ दो, मैं नहीं मानूंगा और मैं करने भी नहीं दूंगा। तो जितना आप लोगों ने बर्दाश्त किया, ये तो कोई मनुष्य साधारण बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान है, आपके ग्रंथों में भी ये बात है और इंसाफ होगी, और मैं तो इसमें आगे से पूरा लगे रहूंगा। बर्दाश्त भी हद पार कर गया, हाँ। और जुल्म की भी इंतहा। जुल्म का तो कोई नहीं, और बर्दाश्त भी, ऐसे चीज को बर्दाश्त करना आपने जितना किया है, वो भी एक सरदारों का एक पहचान हो गई है, क्योंकि कोई और कौम में ऐसा नहीं बर्दाश्त करती। वो तो दिलीशुरो जगदीशुरो कह के चुप कर जाते। जी, पर तो सरदार के बिना मैं नहीं रह सकता। ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी स्वामी जी, तुसी इतना समा दिता, आपका शुक्रिया।